Hello students, welcome back. Now this is going to be our last session on units and measurement chapter. So far we discussed about fundamental units, rather fundamental quantity, derived quantity, what is unit, dimensions, dimensional analysis, uses of dimensions, error, and we also discussed about calculating the errors in addition, subtraction, multiplication, division, and when the quantity is given as power. Now, in this last part, we are going to come across two very important concepts, especially for your exams, whether it is college exam or for any entrance exam. Okay, so let's begin with the first part. Now, हम आगे बढ़े बच्चों उससे पहले एक छोटा सा बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा. वो ये है बच्चों, जैसे आप सब ने ऐसा स्केल तो देखा होगा, ऑलराइट. नाउ ये जो स्केल है, ऑल्दो इट्स अ वेरी स्मॉल स्केल, शायद आपके पास घर पर इससे भी छोटी हो, 15 सेंटीमीटर वाली स्केल हो. सो इसका थोड़ा सा बड़ा वाला वर्जन वी कॉल इट एज मीटर स्केल बिकॉज द लेंथ इज 1 मीटर. ठीक है. अब हमारे पास अगर एक मीटर स्केल है, यानी कि 1 मीटर लॉन्ग स्केल है, यानी कि 100 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल है. सो सबसे पहली बात तो बच्चों ये कि वो वाले स्केल से जो सबसे छोटा डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं वो होगा 0.1 सेंटीमीटर और इट इज़ 1 मिलीमीटर. कुछ समझ में नहीं आया सर आप क्या बोल रहे हो. मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों कि देयर इज अ स्केल वी कॉल इट एज मीटर स्केल बिकॉज द लेंथ इज 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर. हर एक स्केल से मेजर किए जाने वाला एक सबसे छोटी वैल्यू होती है. हर एक स्केल क्या बच्चों, हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, उसे हम सबसे छोटी एक वैल्यू मेजर कर सकते हैं. उसको हम बोलते हैं उसका लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. आई रिपीट, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. आई विल राइट इट ऑन द बोर्ड अ लिटिल लेटर, बट टाइम बिंग आप ये वर्ड याद रखो, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. जैसे अगर आपके पास घर पर मीटर स्केल है या जो छोटी वाली आपकी स्केल है जो 15 सेंटीमीटर, उससे आप मेजर कर सकते हो. उस पर छोटे छोटे डिवीजन है ना. नाउ अगर आपके पास स्केल है तो जल्दी से उस स्केल को आप बैग से निकालिए और देखो उसके ऊपर यू विल फाइंड 1 2 3 4 ऐसे 15 तक है. पर 1 से लेके 2 के बीच में छोटे छोटे डिविजन्स है, ऐसे 10 डिवीजन होंगे. वो हर एक डिवीजन का जो गैप है दैट इज 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर. सो उसी को हम उसका लीस्ट काउंट कहते हैं कि उस स्केल से आप सबसे छोटा डिस्टेंस जो मेजर कर सकते हो वो है 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर. ठीक है. अब जैसे मैं कब से हवा में बात कर रहा हूँ, अब अगर मैं बोर्ड पर डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन करूँ तो बच्चों देखो कैसे होगा. ओके. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक स्केल में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है. एक स्केल है ये. सो इसको अज्यूम कर लो कि एक मीटर स्केल है या जो भी है. सो ये इसका एंड 0 वाला है. फिर ऐसे कई सारे डिवीजन है, 1 2 3 4 5 थोड़ा सा बड़ा, 6 7 8 9 एंड 10. फिर ऐसे 1 लिखा होगा. देखो दिस इज हाउ यू विल फाइंड डिविजन्स ऑन द स्केल एट योर होम. ठीक है. फिर अगेन यू विल हैव 1 2 3 4 5 थोड़ा सा बड़ा, देन 6 7 8 9 10. ऐसे इस पे कई सारे मार्किंग्स होते हैं या डिविजन्स होते हैं. मेरी बात समझ में नहीं. ऐसे करते 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 अब मैं पूरा मीटर स्केल तो यहाँ ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ. ठीक है ना बच्चों. और अगर बहुत छोटे छोटे डिवीजन लूँगा तो आपको ये दिखाई भी नहीं देगा. सो थोड़ा मैंने जूम करके उसको ड्रॉ करा है यहाँ तक साथ में, लाइक दिस. ऐसे बहुत आगे तक जाएंगे. तो अब मैं इस स्केल को यहाँ से ब्रेक कर लेता हूँ. ब्रेक का मतलब है बच्चों ये आपने बचपन में ग्राफ में पढ़ा होगा, ये साइंटिफिक नोटेशन है कि ऐसे एक्सटेंडेड है. ठीक है. अब यहाँ पर मान लीजिए 15 सेंटीमीटर वाला मार्क है. सो 15 क्यों ऐसे मैंने ले लिया, 15 वाला मार्क है. ठीक है. फिर इसके आगे 1 2 3 4 थोड़ा सा बड़ा 5, देन 6 7 8 9 एंड 10. ये 16 हो गया. राइट. एंड दिस विल कंटिन्यू टिल यू गेट और टिल यू रीच टू 100. अब सपोज हमारे पास एक थ्रेड है या एक छोटा सा स्ट्रिंग है, वो स्केल को मैंने ऐसे इसके साथ रखा है. ठीक है. चलो अब मैं आपसे बोलूँगा कि इसको लेंथ मेजर करके बताओ. तो जैसे क्लास में तो मैं आपको फिजिकली करने के लिए भी कहता हूँ, पर अभी हम फिजिकली मिल नहीं पा रहे, तो आप घर पर अगर कोई छोटा सा थ्रेड हो, आपकी स्केल 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है,
तो उससे हाफ लेंथ का एक थ्रेड कट करके उसका लेंथ मेजर करने की कोशिश करना, ठीक है ना। सो अब इस केस में जब मैं इसकी लेंथ मेजर करूँगा तो हम कैसे मेजर करेंगे, एक एंड 0 पर कोइंसाइड होना चाहिए और जो दूसरा वाला एंड होगा वो यहाँ कहीं तो होगा, राइट, ऐसे कुछ है। अब जब मैं ये लेंथ को देखता हूँ तो यहाँ पे पर्सनल एरर, हाँ अगर आपको एरर्स वाला लेक्चर्स याद है तो जो ऑब्जर्वर है वो अपने अंदाजे से कुछ ना कुछ कहेगा। अब देयर वर 3 पीपल, सपोज एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है, ठीक है। अब ए वाला कह रहा है कि मुझे लग रहा है इसका लेंथ है 15.5, ये उसने अपना अंदाजे से कहा कि 15.5 मुझे लग रहा है, पर बी वाला कह रहा है कि नहीं मुझे लग रहा है 15.4 है, और सी वाला भी कह रहा है कि मुझे लग रहा है 15.4 है। हाँ, दिस इज व्हाट, ये उनका इंडिविजुअल है, ठीक है ना। उनको लग रहा है, एक को लग रहा है 15.5 है, एक को लग रहा है 15.4 है, एक को लग रहा है 15.4 है। सो अब अपना जो इसके पहले वाला मेथड है, हम बहुत सारी रीडिंग लेके तो उसका एवरेज फाइंड करेंगे, है ना। जब आप इन सब का एवरेज फाइंड करोगे, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बच्चों, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो आप कैसे करोगे, तीनों का ऐड करके डिवाइड बाय 3 करोगे तो इसका जो मीन वैल्यू आएगा, जो मीन वैल्यू आएगी वो आएगी 15.43। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, चाहे वो ए है, चाहे वो बी है, चाहे वो सी है, तीनों के हिसाब से जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो डेफिनेटली 15 सेंटीमीटर से ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ में, क्योंकि तीनों 15 से ज्यादा ही बोल रहे हैं, यानी ये गारंटीड है, ये 100% श्योर है कि जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 15 से ज्यादा है। पर ए को लग रहा है 15.5 है, बी और सी को लग रहा है 15.4 है, और जो हमारा मैथमेटिकल मेथड है वो कह रहे हैं नहीं नहीं, आंसर 15.43 है। अब यहां पर 15.43 और ये जो सारी रीडिंग्स है इनमें से एक बात तो पक्की कि वी आर एब्सोल्युटली श्योर अबाउट 15, यानी इसके बारे में हम एकदम सर्टन है, बराबर है। लेकिन ये जो 4 और 3 है इसके बारे में हम सर्टन नहीं है। मैथमेटिकल मेथड कहता है कि 4.43 आना चाहिए एवरेज के हिसाब से, मीन वैल्यू के हिसाब से, जबकि बी और सी को लग रहा है 0.4 आना चाहिए, ए को लग रहा है 0.5 आना चाहिए। यानी कि गड़बड़ कौन से वाले डिजिट में बच्चों, ये जो डिजिट्स है ये दीज आर अनसर्टेन डिजिट्स, दीज आर अनसर्टेन डिजिट्स। सो अपना जो मेजरमेंट है बच्चों उसमें 2 डिजिट सर्टन है और 2 डिजिट अनसर्टन है। अब साइंटिस्ट ने मिलकर के ऐसे डिसाइड किया कि ये प्रॉब्लम तो हमेशा होने वाली है, लोगों का जजमेंट अलग अलग हो सकता है, मैथमेटिकली वैल्यू कुछ और आ सकती है, तो एक कॉमन सिस्टम हमको फॉलो करना था, ठीक है। जो कॉमन सिस्टम है वो क्या कहता है कि जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है, उसमें जो सर्टेन डिजिट्स है वो तो गिननी है आपको, और जो अनसर्टेन डिजिट्स है उनमें से कोई एक हम काउंट करेंगे। आई रिपीट, वॉट एवर आर द सर्टेन डिजिट्स यू हैव टू काउंट देम, और जो अनसर्टेन डिजिट्स है उनमें से कोई एक, मतलब पहली वाली कोई एक, मतलब 4 या 3 में से 3 ले लूँ, नहीं, अनसर्टेन में से फर्स्ट डिजिट यहाँ पे कौन सी होगी, 4। ये तो ये जो कॉम्बिनेशन है कितना, सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 और द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, इनका जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या कहते हैं इसको, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि किसी भी मेजरमेंट में हम जिस वैल्यू को मेजर करेंगे उसकी जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा, उसमें कुछ डिजिट्स के बारे में हम 100%, हाँ ये तो है, जैसे यहाँ पे पूरी दुनिया ए बी सी ए मीन मैथ सब कह रहे हैं कि वैल्यू 15 से ज़्यादा है, तो वो सर्टेन है। पर उसके बाद 0.5, 0.4, 0.4, 0.43, तो उसमें अनसर्टिनिटी है। तो इन एनी मेजरमेंट स्टूडेंट यू विल हैव सर्टेन एंड यू विल अनसर्टेन डिजिट्स। अनसर्टेन में से फर्स्ट डिजिट आप काउंट करोगे और फिर आपके पास सर्टेन तो सारी गिननी है और अनसर्टेन में से एक डिजिट आपको काउंट करनी है। इसके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर कोई आपसे पूछे इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आपका आंसर होना चाहिए 3, 1, 5 एंड 4। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1, 5 एंड 4। दीज आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
तो सर इसकी लेंथ अल्टीमेटली क्या ली जाएगी मेजरमेंट के लिए? आंसर होगा 15.4। जो हम साइंस में इसकी वैल्यू कंसिडर करेंगे वो होगी 15.4। ये रूल है बच्चों, ठीक है। सो सर्टेन डिजिट्स लेनी है और एक अनसर्टेन डिजिट्स कंबाइन करके जो एक फिगर बनेगा वी कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स इन मेजरमेंट in which we are certain about certain digit plus first uncertain digit. Significant figures in any measurement are the number of digits combining the digits that are certain and the first uncertain digit. That leads to what? Significant figures. अब इसको और डिटेल में हमको डिस्कस करना है बच्चों, ठीक है। ओके, अब बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़कर फायदा क्या है या सिग्निफिकेंट फिगर्स का सिग्निफिकेंस क्या है। सोचो अगर मैं 15 को लिखूँ ही नहीं तो आपका मेजरमेंट तो गया है ना। वो 15 का इंपॉर्टेंस है, 15.4 का इंपॉर्टेंस है। क्या हम बोल सकते हैं स्ट्रिंग की लेंथ 15 है, तो आप 4 को अगर नेग्लेक्ट कर रहे हो यानी आप लेंथ छोटी कर रहे हो, यानी 4 को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्या 15 को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ? नहीं। यानी कि मेजरमेंट में ये 15 और 4 यानी 154 का इंपॉर्टेंस है। दैट इज वाई दे आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 ठीक है ना, देखिए यहाँ तो 3 था भी नहीं, तो 3 का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए उनका नाम भी है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑलराइट, अब सुनो एक और अच्छा इसी को मैं वापस से डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये जो स्ट्रिंग था ना, स्ट्रिंग, इसका ही मेजरमेंट। अच्छा, सो अभी मैंने आपसे क्या कहा था बच्चों, देयर इज वन टर्म कॉल्ड एज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट सबसे छोटा मेजरमेंट जो हम उस इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं एक्यूरेटली इज लीस्ट काउंट। जैसे वो बड़ी वाली स्केल मीटर स्केल होती तो लीस्ट काउंट था 0.1 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए मैंने यही स्ट्रिंग की लेंथ को मेजर करने के लिए एक नया इंस्ट्रूमेंट लिया जिसका लीस्ट काउंट है मान लीजिए 0.01 सेंटीमीटर। मतलब ये वाले स्केल से मैं, अच्छा फर्स्ट केस में जो लीस्ट काउंट था वो था 0.1 सेंटीमीटर, यानी मैं सबसे छोटा कितना मेजर कर सकता था 0.1। अच्छा आराम से करते हुए देखो, फर्स्ट एग्जांपल में सबसे छोटी लेंथ 0.1, उसके बाद नेक्स्ट कितनी आएगी, आप 0.1 के बाद एक्यूरेटली 0.1 इसमें और ऐड करो तो 0.2 आएगा, 0.3 आएगा, 0.4 आएगा। यू विल इंक्रीज इन द स्टेप साइज ऑफ 0.1, मतलब 0.1 से आप इंक्रीज करोगे। क्यों? बिकॉज सबसे छोटा काउंट 0.1 है, उससे छोटा आप मेजर नहीं कर सकते। ऐसे करते करते सपोज कितना आएगा 1.0, फिर आएगा 1.1, ऐसे कैसे 1.0 प्लस 0.1 गिव्स यू 1.1। यहाँ तक समझ में? अच्छा, लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट 0.01 है, मतलब सबसे छोटा आप कितना मेजर कर सकते हो 0.01, तो उसमें सबसे छोटा होगा 0.01, फिर 0.02, इस वाले में आप कितना ऐड करोगे, ये इसको ऐड करोगे, फिर ये यहाँ पर ऐड करो तो क्या होगा 0.03। सोच ऐसे करते करते कहाँ जाओगे 1.00, फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 1.01। देखिए यहाँ 1.1 आ रहा है, वहाँ पे 1.01 आ रहा है, मतलब इसमें और छोटे नंबर एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। क्या मेरी बात बच्चों को समझ में आ रही है? ठीक है, इसका मतलब बच्चों अब अगर ये लेंथ मैं इस वाले इंस्ट्रूमेंट से मेजर करूं तो मुझे लेंथ ए को, बी को, सी को जो आंसर आया वो ऐसा है। ए अब मुझे आंसर बोल रहा है, मुझे आ रहा है 15.48, ऐसा उसको आंसर आ रहा है। बी कह रहा है मुझे आ रहा है 15.51 और सी कह रहा है मुझे आ रहा है 15.52। अब एक देखो, पहले वाले केस में ए को आंसर क्या रहा था 15.4, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था। अब यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे ऐसे पढ़ेंगे। अब आप ही मुझे घर बैठे बैठे बताओ बच्चों, आपको क्या लग रहा है कौन सा वाला मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है, पहले वाला ये वाला कि 0.48 ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है? डेफिनेटली 0.48 ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया और इसका मैथमेटिकली मीन वैल्यू फाइंड किया, मान लीजिए वो वैल्यू आ रही है 15.51। मतलब फिर से एक बार सबको ये पता है क्या कि 15 से तो ज्यादा है वो, बात समझ में? पर आप सबको लग रहा है ये वाला मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू ये वाला। क्यों ऐसा लग रहा है आपको बच्चों? क्योंकि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो
उसका लीस्ट काउंट यहाँ पर बढ़ चुका है। क्या जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ अगर मैं मेजरमेंट करूंगा तो मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे 4। पहले वाले केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ रहे थे? 3, जबकि यहाँ कितने आ रहे हैं? 4। तो जैसे जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ेंगे बच्चों, क्या मैं बोल सकता हूँ एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट भी ज़्यादा है। जैसे आपने ही घर बैठे बैठे आंसर दिया था या मन में सोचा था ये वाला मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है, तो हम ऐसा बोलेंगे जितना लीस्ट काउंट कम होगा, छोटा होगा, उतना ही ज़्यादा मेजरमेंट एक्यूरेट होगा। या मैं बोलूँ जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। इज दैट क्लियर? इसीलिए हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ना है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड कैसे करते हैं? सी वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू सो फार इज ओनली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? रियल जो कॉन्सेप्ट है वो अब हम इंट्रोड्यूस करने वाले बच्चों, इसलिए ज्यादा ध्यान से आपको देखना है। ओके, सो क्या सीखा यहां से? हर एक मेजरमेंट में कुछ डिजिट्स है जिसके बारे में हम सर्टन है और कुछ जिनके बारे में हम अनसर्टन है। तो सर्टन प्लस द फर्स्ट अनसर्टन कंबाइंड टुगेदर गिव्स यू सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना ही ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा कब होंगे? जब लीस्ट काउंट कम से कम होगा। 0.1 था लीस्ट काउंट, फिर 0.01 भी हमने लिया था। यहां तक सब साथ में। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स है बच्चों जो आपको और मुझको फॉलो करने ही है। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज रूल्स फॉर मेजरमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के लिए रूल्स क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहला रूल है बच्चों कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर आपकी कोई भी मेजर्ड वैल्यू है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब कोई मेजरमेंट आपने किया, उसमें वैल्यू आ रही है 1 2 3 4, तो इसमें चारों जो डिजिट है 1 2 3 कोई भी जीरो नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो सारे नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि सारे नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो आपके मन में एक डाउट आना चाहिए कि सर नॉन जीरो अगर सिग्निफिकेंट है तो जीरो के बारे में क्या रूल है ना? तो जीरो के बारे में क्या रूल है? जैसे इसमें कितने आपने बताया सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4 है। अब मान लो कोई मेजरमेंट ऐसा है 175.43, इसमें कितने हैं? तो देखो सारे नॉन जीरो है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे? 5। यू गो एट योर पेस बच्चों, बहुत ईजी है ये। सो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। ओके, आप बोलोगे सर आपने नॉन जीरो का तो बताया, जीरो का क्या है? तो जीरो में ही बहुत बड़ा बच्चों कंफ्यूजन है, उस पर ध्यान दो। जीरोस in between non-zero digits are significant. Zeros in between non-zero digits are significant. मतलब देख अगर ऐसा है 1 0 2 3 1, क्या ये जीरो है? हाँ। क्या ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में 1 भी जीरो नहीं है और 2 भी जीरो नहीं है? सो ये जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, इसलिए सिग्निफिकेंट है। तो जीरोस इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्लियर है ये? तो सर अगर जीरो राइट या लेफ्ट में आया तो धीरे धीरे आगे जाते हैं। सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, जीरोस इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। अब सुनना जाए थर्ड रूल बच्चों, इफ अ नंबर इज लेस देन 1, if a number is less than 1, then 0 on right side of decimal and to the left of first non-zero digits
आर नॉट सिग्निफिकेंट। मैं समझाता हूं बच्चों, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है तो वो जीरो जो डेसिमल के तो राइट में है पर पहले नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है, वो जीरो कुछ काम के नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जैसे 0.001205, सो डेफिनेटली नंबर 1 से छोटा है ना, 0 पॉइंट समथिंग है। तो ये जो जीरो ना बच्चों, ये जीरो जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, क्या ये दो जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में? हाँ सर। और पहला जो नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट साइड में, तो ये जीरो कुछ काम के नहीं है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 1 2 3 4 5, 1 2 1 2, फिर ये जीरो कौन सा वाला रूल आएगा? दिस इज जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। ये वो जीरो है जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, इसलिए सिग्निफिकेंट है। ठीक है, फिर से एक बार, इफ अ नंबर इज लेस देन 1 then the zeros on the right side of the decimal and to the left of the first non-zero digits are not significant. Is that clear? हाँ, वो जीरो जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में यहाँ पर है वो अभी भी सिग्निफिकेंट है। जैसे अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो बच्चों क्या लगता है 0.012500, तो ये जो जीरोस है ये सिग्निफिकेंट नहीं, बट ये बाकी सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, क्या मेरी बात याद रहेगी आपको? ठीक है, आर वी क्लियर? समझ में आपको ये? ओके, सो ये 3 रूल थे। चौथा रूल है ना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सो पहला, सारे नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, zeros in between two non-zero digits are significant. If a number is less than 1, then the zeros to the right of the decimal and to the left of the first non-zero digits are not significant. बाकी रूल वैसे ही फॉलो करेंगे। चौथा वाला, फोर्थ, 0 on right side of non-zero digit are significant provided number is having a decimal point. Zeros on right side of non-zero digits, I repeat students, zeros on right side of the last number, see zeros on the right side of the non-zero digit, of course कौन सा वाला non-zero digit? Last वाला। zeros on the right side of last non-zero digits are significant provided the number is having a decimal point. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? देखो एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 1.2500, क्या इसमें एक डेसिमल पॉइंट है? हाँ, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट है। लेकिन 12500 इसमें डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, तो ये दोनों जीरो कुछ काम के नहीं है। सुना मैंने ध्यान से, क्या कहा? अगर डेसिमल पॉइंट है तो लास्ट नॉन जीरो के राइट साइड वाले जीरो ये सिग्निफिकेंट है, पर अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो फिर वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। सो जीरोस on the right side of the last non-zero digits are significant provided we have a decimal point. अगर decimal point नहीं है, जैसे मुझे बताओ इसमें कितने significant figure है? सिर्फ 1, वो जीरो कुछ काम का नहीं। क्यों सर? क्यों सर? क्योंकि decimal point नहीं है। लेकिन सोच अगर ऐसा होता, अब ये जीरो तो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स है, तो ये तो सिग्निफिकेंट वैसे ही है। डेसिमल पॉइंट यहां पर आ रहा है, बोलो, तो ये जो जीरो वापस क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। सो ध्यान रखना बच्चों, लास्ट वाला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये तीनों इंपॉर्टेंट नहीं, बट इसमें ज़्यादा डाउट या कन्फ्यूजन होता है। सबसे बेस्ट तरीका बच्चों, थोड़ी देर में बताता हूँ मैं बेस्ट तरीका। पहले इसको समझ लो कि वो जीरो जो राइट साइड में किसके, लास्ट वाले नॉन जीरो डिजिट्स के, वो सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। कंडीशन क्या है कि आप नंबर को डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। अब ये ध्यान से आप नोट कर लीजिए एंड देन आई विल डिस्कस। कुछ एग्जांपल में आपके साथ डिस्कस करूंगा बच्चों। आपको मुझे बताना होगा
कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है या नहीं. सो प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड कॉपी इट डाउन. ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने ये कॉपी कर लिया है. इसकी जरूरत क्यों पड़ी मैं आपको समझाता हूं बच्चों. देखो, जैसे सपोज कोई कहता है कि मैंने लेंथ मेजर करी और आंसर है 125 मीटर. सुनना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, अपनी गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक में भी है और कई जगह आपको ये मिलेगा. लेंथ इज 125 मीटर. तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3, क्योंकि तीनों के तीनों नॉन जीरो है. पहला वाला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. पर किसी बच्चे को कन्वर्जन थोड़ा अच्छा आता था तो उसने 12500 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया. मतलब उसने वही मेजरमेंट था बच्चों 125 मीटर टू कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब मुझे पता है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है. 1 2 3 4 5. पहले ये रूल में डेसिमल, अगर मैं डेसिमल का इंपॉर्टेंस आपको समझा रहा हूं. क्या ये जीरो लेफ्ट राइट साइड पर इन लास्ट नॉन जीरो के? आर दीज जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट? यस. तो पहले लोग इसको काउंट करते थे. और मजा कब आता था देख, जब यही मेजरमेंट को मैं ऐसा लिखूं 12500 मिलीमीटर. सो द प्रॉब्लम वाज सेम मेजरमेंट में सिग्निफिकेंस फिगर बढ़ते जा रहे थे. तो सारे साइंटिस्ट ने मिलकर के एक रूल बनाया कि आपको किसी भी मेजरमेंट में अगर ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, देन द ट्रिक इज कि यू एक्सप्रेस दैट मेजर्ड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10. मतलब आपने जो भी मेजरमेंट किया है उसको 10 के पावर में एक्सप्रेस करो. बच्चों मेरे साथ रहना. जैसे पहला वाला जो मेजरमेंट है, पहला वाला, क्या मैं उसको लिख सकता हूं 1.25 इंटू 10⁻². 125 को लिखा 1.25 इंटू 10⁻². दिस इज इन मीटर. अब बता इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है. सो इसका आपने सीखा ही नहीं, पावर की आप जरूरत ही नहीं, खाली इस पे ध्यान दो. तो आंसर है 3. पहले कितने थे बच्चों? 3. अभी भी कितने हैं? 3. अच्छा, सेकेंड वाली वैल्यू को लिखा जाएगा 1.25 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर. यू कैन ट्राई फॉर योर सेल्फ एट होम. दिस नंबर को मैं डेसिमल पॉइंट में ऐसे लिखूंगा. अच्छा, अब मुझे बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 1.25 इंटू 10⁻5 मिलीमीटर, है ना. अब देखो, अब तीनों में ही जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो 3 आ रही है. तो दैट कंफ्यूजन गेट सॉल्व्ड. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू एक्सप्रेस द नंबर इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10. ठीक है, मतलब 125 लिखने से अच्छा 1.25 इंटू 10⁻² लिख दो, ताकि इस फॉर्मेट में आ जाए और फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. आर वी क्लियर? चलो फटाफट सारे रूल. पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब क्या? हम कोई भी मेजरमेंट अगर करेंगे तो उसमें कुछ डिजिट्स गारंटी की राइट है, कुछ हम श्योर नहीं होते हैं, डाउटफुल डिजिट्स होती है. तो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट प्लस द सर्टेन डिजिट्स कंबाइनिंग गिव्स यू सिग्निफिकेंट फिगर्स. फायदा क्या है पढ़ के? जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही आपका मेजरमेंट एक्यूरेट होगा. और वो कौन डिसाइड करता है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, सबसे छोटा डिस्टेंस जो हम उससे एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड कैसे करोगे? तो उसके लिए 4 रूल हमको याद रखने. पहला, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. बोलो घर पर, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. दूसरा, जीरोस इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. तीसरा, zeros to the right of the decimal point and to the left of the first non-zero digits. If a number is less than 1, then the zeros on the right of the decimal point and to the left of the first non-zero digits are not significant. सबसे आखिरी में क्या था बच्चों? Zeros on the right side of the last non-zero digits are significant provided the number is expressed or the number is having a decimal point. Expressed as a power of 10 or it is having a decimal point. ठीक है बच्चों, क्या आपको ये रूल्स याद रहेंगे रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स? यस और नो? क्लियर है ये? ओके, सो ये कुछ छोटी छोटी बातें बच्चों जो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड याद रखनी है. अभी बहुत बाकी है बच्चों जो हमको अच्छे से डिस्कस करना है. ठीक है, क्लियर है ये? अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स है जो हमको आने चाहिए. Yes, there are certain rules related to addition and
subtraction of significant figures. Addition and subtraction. सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के रूल्स 4 थे जो मैंने बताया. एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय आपको क्या ध्यान रखना है. जैसे मान लीजिए दो नंबर है, एक नंबर है 1.01, इसमें आपको बोला गया ऐड करो 1.234. तो आप इसको ऐड कैसे करेंगे? सर सिखाया नहीं, टेंशन मत लो, जैसे बचपन से करते आ रहे थे वैसे. सो ये दो नंबर को मुझे ऐड करना है, ठीक है. अच्छा, कोई बता सकता है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? घर बैठे बैठे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3. ये दोनों नॉन जीरो और ये जीरो इन बिटवीन है, तो जीरो इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट. तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट से 3, इसमें सारे के सारे नॉन जीरो, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 4. अच्छा, अब इनके एडिशन को कैसे करना है बच्चों? तो नॉर्मल नंबर्स को आप ऐड करते वैसे करो. यहाँ पर अब लास्ट में 0 मैंने ऐड किया. सर ऐसा रूल है? रूल नहीं, एडिशन इजी होगा. 0 और 4 4, 1 3 4, दिस इज 2 एंड दिस इज 2. तो आंसर 2.244 आ रहा है. बट ये आंसर अगर आप लिखोगे तो गलत होगा. सर क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं? रूल के हिसाब से बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रूल है वो कहता है कि आप जब नंबर्स को ऐड करोगे तो जो ओरिजिनल नंबर्स थे उनमें से वो नंबर लेना है आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट थे. इसमें डेसिमल के बाद 1 2 3 3 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है. तो आपके फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने चाहिए. आई एम सॉरी सर, वापस से बोलो. नॉर्मल ऐड कर लिया, ये आंसर है, ये गलत है. क्यों गलत है? रूल कहता है कि जब आप नंबर्स को ऐड करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के मुताबिक ऐड या सब्ट्रैक्ट जो फाइनल आंसर होगा उसको आपको राउंड ऑफ करना पड़ता है. किस तरीके से राउंड ऑफ करना है? इस तरीके से राउंड ऑफ करना है कि फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट आने चाहिए जो ओरिजिनल नंबर में सबसे कम थे. तो ओरिजिनल नंबर में यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने थे? 3 डिजिट, और यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे? 2. तो फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? 2. सो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ से आंसर कट होना चाहिए. तो आंसर होगा 2.24. प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना. अब ये 2.24 है. ओके, तो ये आंसर करेक्ट माना जाएगा. अच्छा सर आप क्या सिखा रहे हो? देख एक और एग्जांपल लेता हूं. 1.01, तो बार बार वही मेरा फेवरेट है, प्लस 1.237. चल ऐड कर फटाफट, घर बैठे बैठे ऐड कर. 07 गिव्स यू 7. 0 वहां है नहीं, हमको लिखना पड़ता है. 1342247. बोलो आंसर क्या आएगा? क्या जो बोर्ड पर है वो आंसर राइट है? एब्सोल्युटली रॉन्ग है ये, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल कहता है कि फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट होने चाहिए जितने ओरिजिनल नंबर में कम वाले के थे. तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आते हैं एंड हियर आफ्टर डेसिमल देयर आर ओनली 2 डिजिट्स. सो इसके हिसाब से आपको चलना है, यानी कि ऐसा आंसर आएगा. अगर आप लिखोगे 2.24 ये भी रॉन्ग है. सर क्यों रॉन्ग है? सुन मेरे बच्चे, आप नंबर को राउंड ऑफ करना है तो ये नंबर क्या है जिसको आप डिस्कार्ड करो, हटा रहे हो? 7 है. 7 तो 5 से बड़ा है, बचपन का रूल ना राउंड ऑफ करने का. तो अगर ये 5 से बड़ा है तो दिस विल चेंज टू, यू हैव टू इंक्रीज द प्रीसीडिंग नंबर. इसके पहले वाले नंबर को 1 से बढ़ा दोगे. तो नाउ चलो 2.24 गलत माना गया, 2.25 राइट हो गया. मजा आ रही है? आनी चाहिए बच्चों. 1.01 1.237 ऐड किया आपने, ये आया, ये गलत है क्योंकि रूल कहता है डेसिमल के बाद मिनिमम वाले डिजिट्स हमको लिखना है. तो मिनिमम 2 है तो 2 आने चाहिए. तो ये गलत है. हाँ, क्योंकि 7 को जब आप डिस्कार्ड कर रहे हो विच इज ग्रेटर देन 5 तो ये इंक्रीज होना चाहिए. देखिए इधर ये नंबर लेस देन 5 था तो एज इट इज लिखा. तो लेस देन 5 में एज इट इज, ग्रेटर देन 5 में इंक्रीज किया. सर एग्जैक्टली इक्वल टू 5 आया तो मुझे मालूम है आपका फेवरेट डाउट है, फेवरेट डाउट. 1.235 है ना. अब देख जरा ध्यान से,
इसको लिखोगे 5 4 2 1। अब मुझे बता क्या ये आंसर सही है गलत है? कैलकुलेटर से यही आएगा, बट साइंस की दुनिया में, सिग्निफिकेंट फिगर की दुनिया में ये सही नहीं है। अब क्या करें भाई? सुनो, तो यहां से हम एक पार्टीशन कर देंगे ऐसे, 5 को डिस्कार्ड करना है। क्यों सर? डेसिमल क्या 2 डिजिट आनी चाहिए, 5 5 5 एग्जैक्ट 5। अभी क्या करें? तो ये प्रीसीडिंग नंबर देखो, रूल कहता है, कितने सारे रूल है ना, क्या करें बच्चों, पहला दिन इसलिए शायद ऐसे लगे, रिवाइज करोगे रेगुलरली तो कुछ नहीं लगेगा। ये नंबर देखो, अगर ये नंबर 5 है जिसको हम डिस्कार्ड करें, अगर वो 5 है, एंड इफ द प्रीसीडिंग नंबर इज इवन नंबर, क्या है वो? इवन नंबर, देन यू हैव टू लीव एज इट इज। तो दिस इज आंसर। अच्छा, ये मेरे एडिशन का एरर था बच्चों, ये 2 आना चाहिए था, ये भी 2 आएगा, ठीक है ना। सो नाउ 2.24 इज आंसर। सर फिर से बताओ ना, ग्रेटर देन 5 इंक्रीज द नंबर, लेस देन 5 लीव लाइक दैट। 5 होगा तो आगे वाले डिजिट को हमेशा इवन बनाना है, इवन। अगर ये 4 है तो ऑलरेडी इवन है। अगर 3 होता तो उसको इवन बना के क्या करते आप? 4। 7 होता तो इवन बनाते और 8 करते उसको। किताबों में नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से सुन। लेस देन 5, सॉरी ग्रेटर देन 5, लेस देन 5, 5 पे क्या करना है? 5 पे हमेशा याद रखना कि आगे वाले डिजिट को इवन बना देना, इवन बना देना। 1 होता तो 1 2 कर देता, 3 होता तो 4 कर देता, 5 होता तो 6 कर देता। यू विल इंक्रीज इट बाय 1। इज दैट क्लियर? समझ में आया? सो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या रूल है बच्चों? जैसे बचपन से ऐड करते वैसे ऐड करो। फाइनल आंसर के वक्त डेसिमल के बाद जो कम से कम डिजिट वाला था उसके हिसाब से आपको राउंड ऑफ करना है। फिर राउंड ऑफ करते समय इफ जो नंबर हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, इफ दैट नंबर इज ग्रेटर देन 5 तो आगे वाले को इंक्रीज बाय 1, लेस देन 5 एज इट इज। एग्जैक्ट 5 है सो उसके आगे वाला नंबर हमेशा इवन होना चाहिए। अगर इवन है तो लीव इट लाइक दैट, अगर ऑड है देन यू हैव टू इंक्रीज इट बाय 1 ताकि वो इवन बन जाए। 1 का 2, 3 का 4, 5 का 6, 7 का 8, लाइक दैट। रूल्स क्लियर है बच्चों एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए? ओके, अब मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये, फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। चले आगे बच्चों, चलो स्क्रीन को पॉज करो, इसको नोट कर लो आप। देखो आई एम नॉट गिविंग यू इन राइट अप, ओके। सो जब आप ये वीडियो देखोगे अपनी स्पीड पर पॉज करते रहना और ट्राई टू टेक डाउन दोज नोट्स। रूल्स: 5 ग्रेटर देन 5 increase by 1, less than 5 keep it like that, equal to 5 see the next digit, try to make it should be made even. If it is already even, leave it like that. If it is odd, then you have to increase it by 1 and make it even. So these are rules for addition and subtraction. Okay, so now multiplication and division with significant figures. Multiplication and division. Rules for multiplication and division. Multiplication and division के चलो भाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन आसान था, ये भी आसान है। जैसे सपोज दो नंबर है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 1.234. Okay, so 3.14 multiplied by 1.234. So without wasting time, I am going to use a calci for myself because I want to explain you the rule. So when you multiply this, you get 3.8746. 3.87476. 87476. ओके, अब दिस, ये तो आप मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो बट ये रॉन्ग है बच्चों। रूल क्या कहता है? अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो फाइनल आंसर में दोनों में से जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बच्चों? 3, यहां कितने हैं? 4। तो आपके आंसर में 3 और 4 में से छोटा कौन है?
3, तो फाइनल आंसर में कितने आने चाहिए 3. सो नाउ अगेन यू हैव टू राउंड ऑफ दिस नंबर. इसको आप राउंड ऑफ करोगे 3 तक करना है, यानी आप किसको डिस्कार्ड कर रहे हो 4 को, है ना. यहां तक आपका आंसर आना चाहिए. नाउ दिस नंबर इज लेस देन 5, लीव इट एज इट इज. सो आंसर 3.87. सर थोड़ा फास्ट हो गया, फिर से ओके नो प्रॉब्लम. बचपन में जैसे मल्टीप्लाई करते थे वैसे मल्टीप्लाई किया, कर दिया भाई. फिर एक वैल्यू आ गई भाई. फिर क्या करना है, दोनों नंबर में से या तीनों नंबर या चारों नंबर या पांचों नंबर जितने भी नंबर है उनमें से वो नंबर देखो जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है. तो यहां पर 2 नंबर थे, लीस्ट 3 थे, तो फाइनल आंसर में भी 3 आने चाहिए. सो डेफिनेटली इनमें से ये नंबर डिस्कार्ड कर रहे हो. अब ये जो है 4, ठीक है, आप 4 इज ग्रेटर देन लेस देन 5, तो आप उसको एक्सक्यूज मी, दिस नंबर विल बी लेफ्ट एज इट इज. सो राउंडिंग ऑफ के जो रूल्स है बच्चों, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के वक्त थे वैसे ही थे. लेस देन 5, ग्रेटर देन 5, इक्वल टू 5. सिर्फ वहां क्या था, डेसिमल के बाद जितने डिजिट है कम से कम उतने फाइनल आंसर में लाने हैं. यहां डेसिमल के बाद नहीं देखना, यहां क्या देखना है, व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग 2 नंबर्स, दोनों में से जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतने ही फाइनल आंसर में भी होने चाहिए. तो हियर देयर वर 3, सो फाइनल आंसर में भी कितने आने चाहिए 3. इज इट क्लियर? बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे, एग्जैक्ट सम सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा. चले आगे. इज इट क्लियर? सो एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स मैंने बहुत 2-3 एग्जाम्पल से समझाए. मल्टीप्लीकेशन के एक सिंपल सा चेंज है बच्चों कि यहाँ पर लीस्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला नंबर है उतना ही फाइनल आंसर में आना चाहिए. और राउंड ऑफ करने का रूल ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये किसके बारे में बात करते हैं हम बच्चों? सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में. अब सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड देयर इज वन क्वेश्चन. आपकी बुक में एक क्वेश्चन है जो अगर आप चाहो तो हम डिस्कस कर सकते हैं. ऑफ कोर्स हमको डिस्कस करना चाहिए. इट इज गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 16 क्वेश्चन, पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15. ओके, पेज 15, क्वेश्चन 16, पेज 15, क्वेश्चन 16. क्या कह रहे बच्चों उस क्वेश्चन में? द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 2.14 सेंटीमीटर. डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 2.14 सेंटीमीटर. मैं इसमें रूल समझाने वाला हूं, इसलिए ध्यान देना. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. वॉल्यूम फाइंड करो टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब मुझे बता, क्या सर यहां एक ही नंबर है 2.14, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैलकुलेशन होगा वो इसके हिसाब से ही होने वाला है. यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3, तो फाइनल आंसर में भी कितने आने चाहिए? 3. अब व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए फॉर्मूला क्या है? इट इज 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस का क्यूब. पर रेडियस आपको पता नहीं है, सो रेडियस इज नथिंग बट डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. सो 2.14 डिवाइडेड बाय, ओके, सो इफ डायमीटर इज 2.14, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, देखो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 4/3 पाई आर क्यूब. क्या रेडियस को हम डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 क्यूब ऐसे लिख सकते हैं? तो ये कितना हो जाएगा फिर बताओ? 4/3 पाई 3.142, 1/2 का क्यूब इज गोइंग टू गिव यू 1/8 इंटू डायमीटर का क्यूब, यानी कि 2.14 इंटू 2.14 इंटू 2.14. अब ये पूरा कैलकुलेशन जब आप लॉग टेबल सीख जाओगे तो आप लॉग टेबल से करोगे. टाइमिंग में इसको डायरेक्ट आपको करके बता रहा हूँ. सो 4 इंटू 3.142 इंटू 2.14 इंटू 2.14 इंटू 2.14 डिवाइडेड बाय, सो आपको एक नंबर आ रहा है, इसको डिवाइड करने पे आता है 5.13211346. ऐसा अजीब सा नंबर आ रहा है. ठीक है ना? सो अब आप मुझे बताओ फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए? जितने इसमें थे 3 थे, तो
तो आंसर में भी कितने आने चाहिए 3, यानी यहाँ से कट होने वाला है. अब ये नंबर 2 इज लेस देन 5, सो इट विल बी डिस्कार्डेड. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. वो जो नंबर था वो डिस्कार्ड कर दिया बिकॉज दैट वाज लेस देन, मतलब जो नंबर जिसको हम हटा रहे वो लेस देन 5 था ना, सो इट गेट डिस्कार्डेड. सो द करेक्ट आंसर इज 5.13 वॉल्यूम. सो यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब. हाँ स्टूडेंट्स, ये जो कैलकुलेशन है वो टाइमिंग आप घर पर भी कैलकुलेटर से करना. सो आपको एक बड़ा सा नंबर आएगा, फिर उसको राउंड ऑफ करने का तरीका है. क्या ये क्लियर है? इसके जस्ट ऊपर एक क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन, पेज 15 क्वेश्चन 15. ठीक है. सो पेज 15 क्वेश्चन 15 देखो क्या कह रहा है. पेज 15 क्वेश्चन 15 में आपको राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट. बहुत सारे मेजरमेंट दिए हैं और आपको उसमें करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है. सो पहला जो वैल्यू वो है 0.0003. सेकेंड वन इज 0.1250. थर्ड वैल्यू इज 6.4 into 10 to the power 6. Fourth value is 1.6 into 10 to the power minus 19. आगे जाके आपका फेवरेट नंबर होने वाला है ये. And next is 9.1 into 10 raised to minus 31. You have to find significant figures in each one of them. इनमें आपको significant figures find करने हैं. चलो रूल के हिसाब से चले, significant figures के रूल के हिसाब से चलते हैं. ठीक है ना. सो पॉइंट क्या ये नंबर लेस देन 1 है? हाँ. ये डेसिमल, ये जो 0 है वो काम के नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है. इज दिस नंबर लेस देन 1? यस. तो ये जो राइट साइड ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट ये सिग्निफिकेंट बन जाएगा. तो 1 2 3 4, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. पावर को हम कंसिडर नहीं करने वाले, तो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, हियर आल्सो 2 2 2 बिकॉज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे बच्चों बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स. देयर आर फ्यू दैट आई एम गोइंग टू गिव यू एज होमवर्क आल्सो. क्लियर है बच्चों? जल्दी से कॉपी कर लो इसको. चलो फटाफट. Discussing significant figures, the next topic that we would be discussing is about order of magnitude. Okay, so order of magnitude का मतलब क्या और इसको फाइंड कैसे करते हैं और इसको पढ़ने की जरूरत क्या है. ठीक है. सो ये बच्चों हम फिजिक्स जब स्टडी करते हैं तो इन फिजिक्स वी कम अक्रॉस क्वांटिटीज विच आर वेरी 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 स्मॉल. जैसे मैं कहता हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, या वेरी 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 लार्ज क्वांटिटी जैसे मैं बोलूँगा मास ऑफ अर्थ या डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ. सो वी कम अक्रॉस क्वांटिटीज विच आर वेरी स्मॉल एज वेल एज वेरी लार्ज. अब अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम स्मॉल ई से लिखते हैं उसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम. अगर हम ये वैल्यूज ऐसे नहीं लिखते पहले और हम इनको नॉर्मल तरीके से लिखते विदाउट राइटिंग इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10. सोचो मैं अगर ऐसे लिखता चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और ऐसे अगर हम नहीं लिखते तो कैसे लिखते? 1.6 इंटू 10⁻⁹ को लिखते 0 पॉइंट क्या लिखते आप 0.0000000 ऐसे लिखते हैं आप. दिस मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. थोड़ा फनी है ना. दिस वुड बी रिटन एज 0.000000000000000000091. आप ऐसे लिखते. सो नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई, अब मैं बोलूँगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यू विल स्टार्ट लाफिंग राइट. हाँ, क्योंकि ये कोई सेंस ही नहीं इनको इस तरीके से लिखना. सो मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर कोई क्वांटिटी बहुत छोटी है, सिर्फ तो इतनी लंबी है, साइज में लंबी है बच्चों, बट वैल्यू तो बहुत छोटी है. सेम वे इसकी अगर हम बात करें ये भी बहुत छोटा है. लाइकवाइज अगर हम दो नंबर की बात करें जो बहुत बड़े, स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई करते मास ऑफ अर्थ के साथ, ऐसे ही कुछ भी कर रहे हैं. अब स्पीड ऑफ लाइट को अगर आप ऐसे लिखो तो क्या होगा?
इंटू मास ऑफ अर्थ की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन वो 65.98 इंटू 10⁻24 है। ऐसे अब मैं बोलूँगा इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करो। सो ऑल्दो यू विल बी एबल टू मल्टीप्लाई बट जीरो पीछे आप काउंट करोगे एंड देयर इज नो पॉइंट इन राइटिंग लाइक दिस। इसीलिए हम क्या करते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर वो बहुत छोटी है या फिर वो बहुत बड़ी है, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट दैट क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10, इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम पावर ऑफ 10 के टर्म में एक्सप्रेस करें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, कई बार हम ऐसे भी बात करते हैं बच्चों, तो ये पावर ऑफ 10 समझ में, मतलब ये सेम मास को मैं 9.1 इंटू 10⁻31 आई एम राइटिंग इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10। क्लियर? अच्छा, तो ऐसे लिखते तो शायद आपके बुक्स 2-3 दिन में ही कंप्लीट हो जाती फिजिक्स के कैलकुलेशन में, पर ऐसे नहीं लिखते हम उनको, वी राइट इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10। अच्छा, अब 9.1 इंटू 10⁻31 kg ये एग्जैक्ट वैल्यू है, पर आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जब हम इससे बात करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं इट इज 10 लगभग 10⁻31 है, भले वो आगे का 9.1 हम कंसिडर नहीं करते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻19 के आसपास है, या अगर मान लो कोई भी वैल्यू, या आप मान लो किसी फ्रेंड को 97,545 रुपीज़ देने हैं, तो हम बोलोगे एग्जैक्ट थोड़ी बोलते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं 1 लाख के आसपास देना है। सो ये जो हम नंबर्स को 10 के पावर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं इसको? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एक्सप्रेसिंग द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी in terms of power of 10. What did I say? Expressing the value of a physical quantity in terms of power of 10. Yeah, in expressing the value of a physical quantity in terms of nearest integral power of 10 is nothing but order of magnitude. अब इसको भी लिखने के लिए कुछ रूल्स है जो हमको फॉलो करने हैं। पहले सच्ची बताओ, आपको समझ में आया कि बहुत छोटी वैल्यूज भी होती है, बहुत बड़ी वैल्यूज भी होती है। बहुत छोटी वैल्यूज, बहुत बड़ी वैल्यूज, इनको अगर हम विद जीरोस अगर लिखने जाए तो सोचो कितना टीडियस होगा। सो हम वैल्यूज को 10 के पावर्स के टर्म में लिखते हैं, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को अगर आप 10 के पावर के टर्म में एक्सप्रेस करो राउंड ऑफ करके, है ना, तो उसको हम बोलेंगे उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द वैल्यू ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ 10। आई रिपीट, order of magnitude of a physical quantity is the value of its magnitude rounded off to the nearest integral power of 10। फिर से एक बार देखिए, order of magnitude of a physical quantity is the value of its magnitude rounded off to the nearest integral power of 10। What did I say? Order of magnitude of a physical quantity is the value of its magnitude rounded off to the nearest integral power of 10. I repeat, what is order of magnitude? Order of magnitude of a physical quantity is the value of its magnitude rounded off to the nearest integral power of 10. मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को अगर आप राउंड ऑफ कर दो 10 के नियरेस्ट पावर के टर्म में, तो उसको हम बोलेंगे उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आप नहीं बात करते इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, उसके आसपास का है, तो बस आप वैल्यू को ही राउंड ऑफ कर रहे हो 10 के पावर्स के टर्म में, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो आई रिपीट फॉर द लास्ट टाइम, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द वैल्यू ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड rounded off to nearest integral power of 10. Order of magnitude of a physical quantity is the value of its magnitude rounded off to the nearest integral power of 10. अच्छा, अब जब आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करते हो बच्चों, तो जो फिजिकल कोई भी जो वैल्यू है उसको आप हमेशा ऐसे लिखोगे a इंटू 10⁻n, और जो 10⁻n होगा इसी को हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो वॉट एवर वैल्यू इज गिवन उसको आप इस फॉर्मेट में लिखोगे, समथिंग इंटू 10⁻n, तो जो 10⁻n होगा उसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। पर ये जो a है ना बच्चों, उसके लिए कंडीशन है, a
0.5 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए. सो दे विल, वो लोग आपको वैल्यूज देंगे, कई सारे वैल्यू देंगे और बोलेंगे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ. तो आपको क्या करना है, दिए हुए वैल्यू को इस फॉर्मेट में लिखोगे a इंटू 10⁻n, और ध्यान रखना कि a का वैल्यू 0.5 से ज्यादा और 5 से छोटा हो. सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, राउंड ऑफ करना वैल्यू को 10 के पावर्स में. जैसे अगर 99 है तो आप 100 ले सकते हो, 100 यानी 10⁻2. 990 है तो आप 1000 ले सकते हो, यानी 10⁻3. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 97,540 है तो आप इसको लिख सकते हो 1 लाख, दैट इज 10⁻5. मेरी बात समझ में आ रही है? सो आप वैल्यू को ही 10 के पावर में एक्सप्रेस करते हो. क्यों सर? कैलकुलेशन बिकम्स इजी. अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल लिया था, एंड दैट इज द रीजन वाई स्टूडेंट मैं आपको पहले एग्जाम्पल देता हूँ और फिर हम कॉन्सेप्ट पर जाते हैं. सो आई होप आप सबको क्लियर है. व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द वैल्यू ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ 10. हाउ डू यू फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? जो भी दिया हुआ वैल्यू होगा उसको आप किस फॉर्मेट में लिखोगे? a इंटू 10⁻n. अगर a ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो जो 10⁻n है उसको बोलेंगे उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. इज दैट क्लियर? ओके, आई विल गिव एन एग्जांपल. पहला एग्जांपल, जैसे मान लीजिए रेडियस ऑफ अर्थ. रेडियस ऑफ अर्थ, अभी बोलते हैं रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स. ठीक है, पहली बात, किलोमीटर ऐसा यूनिट नहीं है तो उसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? 6400, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स. ये क्या किया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखा? नहीं बच्चों, हमने किलोमीटर को कन्वर्ट कर दिया मीटर में. अब ये जो वैल्यू है इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं. देख कैसे लिख सकते हैं, चलो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, आर विल बी इक्वल टू कितने जीरो, देखो 1 2 3 4 5, तो ये लिख सकते हैं 64 इंटू 10⁻5. अब बच्चों देखो ये वाला जो नंबर है वो मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है, तो 10⁻5 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो सकता है प्रोवाइडेड ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. देखो इससे इसको कंपेयर करो, 10⁻n का रोल कौन प्ले कर रहा है? 10⁻5. और a का रोल कौन प्ले कर रहा है? 64. पर a तो 5 से छोटा होना चाहिए और 64 तो 5 से बड़ा है. तो कोई मुझसे कहता है कि सर हाँ आ गया मुझे, आप इसको ऐसे लिखो 6.4 इंटू 10⁻6. आई होप आपको ये आता है. अगर मैं 64 को 6.4 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे 10 का एक पावर इंक्रीज होता है. अच्छा भाई, तो ये 10⁻6 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो सकता है, पर 6.4 अभी भी 5 से बड़ा है, सो ये भी नहीं चलेगा. तो कैसे लिखूंगा मैं, बोलो चलो बताओ फटाफट. 0.64 इंटू 10⁻7. अब देख, क्या ये 0.64 0.5 से बड़ा है? हाँ सर. क्या ये 0.64 5 से छोटा है? हाँ सर. देन व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ? तो आपका आंसर होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड of radius of earth is 10⁻7 मीटर. मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि अर्थ की जो रेडियस है वो 10⁻7 मीटर के आसपास है. 6400 किलोमीटर एग्जैक्ट वैल्यू है, पर अगर हम उसको 10 के पावर में एक्सप्रेस करें, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के टर्म में एक्सप्रेस करें, तो ये 10⁻7 के आसपास है. दे विल गिव यू वैल्यू, उस वैल्यू को 10 के पावर में लिखना. मेक श्योर दैट ये जो a होगा, a वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए. चलो स्क्रीन को पॉज करो और जो बोर्ड पे लिखा उसको कॉपी कर लो. पहले उसका डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द वैल्यू ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ 10. फिर कोई भी दिया हुआ वैल्यू को ऐसे लिखोगे a इंटू 10⁻n. 10⁻n विल बी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर a ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. और ये मैंने एक एग्जांपल कंसिडर करा है. आई टेक वन मोर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो आई होप आपने पॉज करके कॉपी कर लिया. चलो आई टेक वन मोर एग्जांपल. लेट अस टेक, क्या लो बच्चों, चलो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जो अभी हम देख रहे थे. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1
इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अब बच्चों किलोग्राम ऑलरेडी ऐसा यूनिट है तो कन्वर्ट नहीं करोगे, और ये नंबर ऑलरेडी इस फॉर्मेट में है। अगर आप कंपेयर करोगे तो ये ए है ना, पर ए 9.1 है जो कि 5 से बड़ा है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्या मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है? तो अभी क्या करें, देयरफॉर दिस आई एम शुड राइट एज, देखो 9.1 को लिखा 0.91 इंटू 10⁻1, 9.1 को हम ऐसे लिखते हैं इंटू 10⁻31। मुझे पता है ये कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। 9.1 को आई रोट 0.91, तो इसका 10 मैंने निकाल के यहाँ लिख दिया। अब देखो ये पावर पॉजिटिव, ये पावर नेगेटिव, तो क्या होगा बताओ, 0.91 इंटू 10⁻−30। अब देखो बच्चों, क्या ये नंबर ए 0.5 से 0.9 बड़ा है? हाँ। क्या ये 5 से छोटा है? हाँ। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 10⁻30। क्यों सर? देख ये तो ए का सेटिस्फाई कर गया कंडीशन, और इसी को हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁻30 kg. This will be order of magnitude of mass of electron. Order of magnitude of mass of electron. क्या जो बोला वो समझ में आया? ठीक है, कुछ और हम एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं। आप ये साथ साथ में लिखो बच्चों, तो अपने लिए ज़्यादा अच्छा है। आई होप अभी दिमाग में बैठ गया। दी हुई वैल्यू को a इंटू 10⁻n के टर्म में लिखना चाहिए। मेक श्योर दैट a इज ग्रेटर देन 0.5 बट लेस देन 5, और फिर अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो 10⁻n विल बी नथिंग बट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, चलो कुछ और वैल्यू लेते हैं। जैसे अगर ऐसे देखो, कोई तो एक नंबर है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अब ये सब कुछ ऐसा यूनिट में ही है, न्यूटन वगैरह सब, तो यूनिट का टेंशन मत लो। क्या ये वैल्यू उस फॉर्मेट में है? a इंटू 10⁻n फॉर्मेट है? हाँ सर है। पर ये जो ये ना 6.67, क्या ये 5 से बड़ा है? हाँ। दैट मीन्स ये करेक्ट फॉर्मेट नहीं है, तो करेक्ट फॉर्मेट क्या लिखोगे बच्चों? 0.667 इंटू 10⁻1। देख इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सो दैट व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस आई विल गेट दिस बैक, इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। चलो भाई, अब मुझे बताइए, क्या ये ऐसे लिखा जा सकता है 0.667 इंटू 10⁻10? क्या ये 0.5 से बड़ा है? यस सर। क्या ये 5 से छोटा है? यस सर। सो इज द कंडीशन सेटिस्फाइड? यस सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट वुड बी 10⁻10? इट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। It is the order of magnitude. Okay, what about charge of electron? Charge of electron. Charge of electron के लिए क्या बोल सकते हैं बच्चों? बोलो बोलो बोलो। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सर वैल्यू नहीं पता है। ओके, नो प्रॉब्लम। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। खुश होना चाहिए आपको। क्या जो दिया हुआ वैल्यू है ये ऑलरेडी a इंटू 10⁻n के फॉर्म में है? हाँ सर। क्या 1.65 से छोटा है? हाँ सर। तो सीधे सीधे बोलेंगे कि 10⁻19 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इट इज वेरी इजी प्रोवाइडेड यू आर एबल टू एक्सप्रेस द वैल्यू इन द करेक्ट वे। कोई भी वैल्यू दिया होगा उसको कैसे लिखोगे? a इंटू 10⁻n। ध्यान कर रखना है कि a का वैल्यू 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा है। ठीक है, आई थिंक इस पर एक क्वेश्चन है आपकी नोट्स में, टेक्स्ट बुक में, आई मीन टू से, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। ओके, अब देखो बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कोई आपसे पूछे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में पावर तो काम का ही नहीं है, तो ये क्या सारे नॉन जीरो डिजिट्स है? हाँ। तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 10⁻10। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के लिए तीनों नॉन जीरो, तो तीनों सिग्निफिकेंट है, एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻10। सिग्निफिकेंट फिगर, शाबाश, वेरी गुड, 2 है, दोनों नॉन जीरो, एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻19। Okay, so let me check one or two questions from this. Question 3 का क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो PDF है उसमें क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नंबर 5, 3 में सब क्वेश्चन नंबर 5, इन 3 सब क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन 3 सब क्वेश्चन 5. लैंग्वेज देखो क्या है. द न्यूक्लियस रेडियस हैज अ डिपेंडेंस ऑन द मास नंबर. ओके, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है उसकी जो रेडियस है वो इसके मास नंबर पे डिपेंडेंट है. मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उन सब का जो एडिशन है मास का, उस पर ये डिपेंडेंट है. सो न्यूक्लियस की जो रेडियस है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर, वो डिपेंड करती है मास नंबर पर. और जो डिपेंडेंस है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है. रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज गिवन एज 1.3 into 10 raised to minus 16 into मास नंबर का क्यूब रूट, एंड दिस इज इन मिलीमीटर. ये फॉर्मूला है. और मैं तो चाहूंगा बच्चों आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्मूला लर्न भी करो. हाँ, न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो होती है 1.3 into 10 raised to minus 16 और मास नंबर का क्यूब रूट. अब बोल रहे हैं कि फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. इसका आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. टेन रेज़ टू माइनस 16 मत बोल देना. क्यों? क्योंकि अलग अलग एटम के लिए या एलिमेंट के लिए ए अलग अलग होगा, तो डेफिनेटली उसको भी कंसिडर करना है. तो बोल रहे हैं क्वेश्चन करें कि फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड व्हेन ए इज 125. व्हेन ए इज 125. ओके, सो क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे बच्चों? तो आपका जो फॉर्मूला उन्होंने दे रखा है रेडियस का, उस रेडियस के फॉर्मूले में एक काम करते बच्चों. 1.3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 16 है, इंटू ए की जगह पे 125 का क्यूब रूट. रेज़ टू 1/3 यानी कि क्यूब रूट होता है, इनकेस अगर नहीं पता है तो. सो 125 का क्यूब रूट क्या होगा बच्चों? आना चाहिए. इट इज 5. 5 5 5 3 बार करोगे तो 125 आएगा. तो 125 का क्यूब रूट क्या देगा आपको? 5. सो आर का वैल्यू क्या होगा? 6.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 16 मीटर. अब देख क्या ये वैल्यूज फॉर्मेट में है, a इंटू 10 रेज़ टू n, पर ये जो a है वो 5 से छोटा होना चाहिए, एंड 6.5 इज ग्रेटर देन 5. वेरी गुड. अब आप समझिए क्या करना है. तो ये होगा 0.65 इंटू 10 रेज़ टू 1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 16. तो बोलो क्या होगा ये? सो आर को लिखा जाएगा 0.65 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 15 मीटर. So what is the order of magnitude? 10 raised to minus 15. Clear? Followed everyone? So this was one question based on order of magnitude. So I guess most of the questions now we have discussed from your textbook. In case अगर एक दो क्वेश्चन, I don't think so कोई क्वेश्चन बचा है, पर फिर भी मान लो कोई गलती से छूट गया तो आप प्लीज सॉल्व कर लेना और डाउट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना. ठीक है? Okay students, thank you so much. Kindly revise these things at home. Thank you.